नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी। योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी में हमारे साथ मौजूद होंगे रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और अब ऑलराइट, तो सर बिना समय गवाए अब हम सीधा अपने कॉलर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ अब जो पहले कॉलर्स हैं वो गोवा से जुड़ रहे हैं, शिवदास जी। शिवदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैडम, अब मैंने आपका मेरा पोर्टफोलियो आपको भेज दिया था, तो मुझे वो बस ये जानना था कि जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो सही है और मेरा उम्र 45 इयर्स का है और उसमें कुछ चेंजेस करना है क्या? क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मतलब इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन है अराउंड 10 इयर्स और मुझे अराउंड मेरा मतलब टोटल कॉर्पस अगर 1.5 करोड़ का बन जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो 10 साल के लिए आप चाहते हैं 1.5 CR का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लें। एक नज़र आपके पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। इनकी उम्र 45 साल है और ये मंथली सिप कर रहे हैं 22,000 की। अलग अलग इनके पास यहाँ पर इनका एलोकेशन देखने को मिल रहा है फंड्स में और साथ ही साथ इन्होंने एक मुश्त निवेश भी किया है एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड में 6.7 लाख का, बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड में 3.35 लाख का और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2 लाख के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ऋषभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फंड एलोकेशन है इसके बारे में बताएं और साथ ही साथ जो इन्होंने लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ का अगले 10 साल में, आपको लगता है इनका पोर्टफोलियो उस हिसाब से सही है या फिर कुछ बदलाव करने की जरूरत है? दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, जो उनका मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देख रहा हूं मैं, पोर्टफोलियो इज नॉट वेल डाइवर्सिफाइड और काफी अनबैलेंस पोर्टफोलियो मुझे नजर आ रहा है। नंबर 2 कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो एसआईपी का पोर्टफोलियो में भी स्प्लिट किया है और लमसम का पोर्टफोलियो में भी स्प्लिट किया है। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले तो एसआईपी और लमसम का पोर्टफोलियो एक ही रखे, 2 अलग अलग पोर्टफोलियोज को रखने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, मैं चाहूंगा कि उनके पास जो सेक्टोरियल और थीमेटिक जो फंड्स है वो अवॉइड करे, उसमें वो एसआईपी ना करे। क्योंकि क्या होता है ना दीपाली जी, सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं और सिक्लिकल भी होते हैं। वॉलेटाइल तो होते ही है, मगर सिक्लिकल का क्या मतलब है कि बहुत लंबा समय तक, करीबन मान लीजिए 4 साल 5 साल, कभी कभार तो 7-8 साल के समय में भी सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स कोई रिटर्न्स नहीं दे पाते। तो एंट्री और एग्जिट की बहुत आवश्यकता हो जाती है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में। तो मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है उनके लिए। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रखे। नंबर 2 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड रखे। नंबर 3 व्हाइट ओक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखे। नंबर 4 ईडलवाइज मिड कैप फंड रखे और नंबर 5 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड रखे। सो ये 5 फंड में उन्हें 20% इक्वल एलोकेशन करना है, 20% एलोकेशन करना है। तो इसमें उनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से फ्लेवर उनको मिल जाएगा और अलग अलग स्ट्रैटेजीज का, विच इज वैल्यू एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का भी अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। अभी मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ दीपाली जी। उन्होंने क्लियरली बताया है कि उनका 10 साल का समय है और करीबन 1.5 करोड़ का लक्ष्य है। सो अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। जो 22,000 का जो एसआईपी कर रहे हैं प्लस 21,52,000 का जो पोर्टफोलियो है, करीबन 1 करोड़ 17 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे। वो अनफॉर्चुनेटली 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पा रहे। बहुत ही सिंपल है, उन्हें साल में करीबन 5% का एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे वो अपना लक्ष्य भी बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे और पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है
बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये प्री टैक्स फिगर है, राइट। सो अल्टीमेटली उन्हें 1.5 करोड़ 1,50,00,000 पोस्ट टैक्स में चाहिए। सो पोस्ट टैक्स अचीव करना है तो 5% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करें तो बहुत अच्छी तरह से और बहुत कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको सलाह दी गई है आप अपने एसआईपी में 5% का टॉपअप करें, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि सेक्टोरल या फिर जो थीमेटिक फंड्स हैं इसमें निवेश करने से बचें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा जो पूरी स्थिति है इन फंड्स में देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रीतम दास भुवनेश्वर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। प्रीतम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, पूछिए अपना सवाल। हमारे साथ राजेश्वर जी जुड़ गए हैं, अब उनसे सवाल लेते हैं। राजेश्वर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। जी धन्यवाद। मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 12,400 की एसआईपी, कोटक मल्टी कैप में भी 12,400 की एसआईपी, और आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन में 9,200 की एसआईपी। ये 34,000 की मेरी एसआईपी चल रही है। तो मुझे कुछ फंड चेंज करने की जरूरत है या मेरा फंड ठीक है? मेरा 10 से 15 साल का होराइजन है, इन्वेस्टमेंट टाइम है। ऑल राइट, तो जिस तरह से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है, अभी मंथली सिर्फ 34,000 की कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 3 लाख तक पहुंच गई है। लंबी अवधि का नजरिया है इनका 10 से 15 साल का, और हम देख रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स है 3 फंड्स में दिखाई दे रहे हैं हमें। तो सर आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले तो फंड सिलेक्शन के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे, और जो इनका टारगेट है कितना ये जुटा पाएंगे 10 से 15 साल में? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो अनफॉर्चुनेटली अगेन इज नॉट वेल बैलेंस एंड बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रखा है। उन्होंने सिर्फ 3 ही फंड रखे हैं, और 3 फंड काफी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पोर्टफोलियो में आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करें, करीबन 4 से 5 फंड रखे तो मेरे हिसाब से अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा पोर्टफोलियो लेवल पे। अभी देखिए, क्योंकि उनके पास एक लंबा समय है, करीबन 10 और 15 साल का समय है, तो मैं चाहूंगा कि जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट फंड है, अगेन बहुत बढ़िया फंड है, बट मैं चाहूंगा कि क्योंकि लंबा समय है तो कंफर्टेबली वो रिस्क ले सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि प्योर इक्विटी में ही स्टिक करें। तो क्या हो, दो चीज होगा। नंबर 1, एक तो आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा, अल्फा जनरेशन काफी अच्छा होगा, और नंबर 2 कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स उन्हें काफी अच्छी तरह से नजर आते दिख जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है दीपाली जी। नंबर 1 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 कोटक मल्टी कैप फंड, नंबर 3 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, नंबर 4 ईडलवाइस मिड कैप फंड, और नंबर 5 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में 20% एलोकेशन ईच करें तो मेरे हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन उन्हें मिलेगा, और प्लस वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल का भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। जो 34,000 की एसआईपी वो ऑलरेडी कर रहे हैं, प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 30 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो करीबन 3 करोड़ 35 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे क्लियरली बताया नहीं कि उनका गोल अमाउंट क्या है। आई जस्ट होप कि 3 करोड़ 35 लाख वो उनके गोल अमाउंट में वो संतुष्ट रहेंगे। ऑल राइट, तो जिस तरह से आपको एडवाइस दी गई कि आप फंड सिलेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दें, और जो आपने समय अवधि तय की है उस हिसाब से 3 करोड़ 35 लाख के आसपास आप कॉर्पस इकट्ठा करते हुए आपको मदद मिल सकती है। चलिए बढ़ते आगे, अब हमारे साथ प्रीतम जी जुड़ गए हैं भुवनेश्वर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैंने एसआईपी का डिटेल्स मैंने दिया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, 5,000 का और एसआईपी में करना चाह रहा हूँ एडिशनल, तो कौन से फंड्स में करूँ या एग्जिस्टिंग जो फंड है उसमें ऐड करूँ?
और ये नेक्स्ट 20 ईयर्स में 2 करोड़ का मेरा टारगेट है। और सेकंड मैडम मेरा क्वेश्चन है, एनपीएस में मेरा अभी 20,000 पर मंथ ऐड हो रहा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो LC 50 प्लान में है, क्या मुझे LC 75 में स्विच करना चाहिए या LC 50 ठीक है? ऑल राइट, तो 33 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप ये 5,000 की कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी, एडिशनल से 5,000 की शुरुआत करना चाहते हैं, तैयारी उसकी कर रहे हैं। सालाना स्टेप अप की बात करें तो 10% है, 20 साल में लक्ष्य 2 करोड़ का है। इनके पोर्टफोलियो में क्या फंड सिलेक्शन है, एक बार आप ऋषभ जी अपनी राय उस पर दे दें, और साथ ही साथ एनपीएस में जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी 20,000 का, उस पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो में तो बहुत अच्छे फंड्स है, पोर्टफोलियो इज वेरी वेल बैलेंस्ड ऑल्सो, और बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी करके रखा है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज में करना चाह रहा हूं मैं। कैनरा रिबेको का जो लार्ज कैप फंड है, अगेन फंड बुरा नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि कैनरा रिबेको लार्ज कैप फंड को रिप्लेस करके HSBC वैल्यू फंड में निवेश करें, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मैं देख रहा हूं वो ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। ओके, एक थोड़ा सा वैल्यू का भी एक टच देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में दीपाली जी हर एक स्टाइल का समय आता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी का भी आउट परफॉर्मेंस का समय आता है और अंडर परफॉर्मेंस का समय आता है, और वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी भी एक आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का समय आता है। यूजुअली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मगर जो एक और इंपॉर्टेंट पिलर है फॉर डाइवर्सिफिकेशन इज स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन। सो मैं चाहूंगा कि HSBC वैल्यू फंड इंट्रोड्यूस करे तो एक वैल्यू स्ट्रैटेजी का फ्लेवर उन्हें पोर्टफोलियो में मिलेगा। देखिए, ओवरऑल जो एडिशनल जो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं SIP अमाउंट, मैं चाहूंगा कि 4 फंड्स में ही लमसम भी डिप्लॉय कर सकते हैं और ये 4 फंड्स में ही टॉप अप कर सकते हैं। ये 4 फंड्स के अलावा कोई एडिशनल फंड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 1, उनका जो एग्जिस्टिंग फंड है जैसा है वैसा ही रखे। नंबर 2, बंधन स्मॉल कैप फंड जैसा है वैसा ही रखे। नंबर 3, जो कैनरा रिबेको का लार्ज कैप फंड है उसको चेंज करके HSBC वैल्यू फंड इंट्रोड्यूस करे। और नंबर 4, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है जैसा है वैसा ही रखे। सो ओवरऑल ये 4 फंड में ही आपको एडिशनल लमसम भी इन्वेस्ट करना है तो कंफर्टेबली कर सकते हो, और SIP का भी अमाउंट इसमें इजीली टॉप अप कर सकते हो। अभी देखिए, मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ दीपाली जी। अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। जो 10,000 की जो SIP वो करना चाह रहे हैं, प्लस 10% का जो SIP टॉपअप वो कर रहे हैं, वो करीबन 2 करोड़ के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज, 1 करोड़ 98 लाख वो कंफर्टेबली अचीव कर पा रहे। सो अनफॉर्चुनेटली उनका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है वो प्री टैक्स में बहुत कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं, मगर अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में अचीव करना है तो मैं चाहूंगा कि जो 10% का जो एनुअल टॉप अप कर रहे हैं उसको बढ़ा के 15% का एनुअल टॉप अप करते हैं, तो पोस्ट टैक्स में 2 करोड़ का गोल काफी कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। अभी उनका जो आखिरी प्रश्न था NPS पे, देखिए NPS में अगर वो टैक्स सेविंग नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जो NPS का जो अमाउंट है वो इक्विटी में ही निवेश करें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है कि वो कौन सा NPS के प्रोडक्ट में कर रहे हैं। NPS में भी 3 तरीके से प्रोडक्ट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले, एक हाइब्रिड जो कि इक्विटी और डेट में भी वो निवेश करते हैं, और NPS का प्योर इक्विटी का भी प्रोडक्ट रहता है। अगर प्योर इक्विटी का प्रोडक्ट है तो फिर लेट इट बी द वे इट इज, कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर मान लीजिए कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है और डेट ओरिएंटेड, फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड NPS प्रोडक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि वो प्योर इक्विटी में ही निवेश करें। देखिए, मैं NPS में अज्यूम कर रहा हूँ 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो मान लीजिए कि NPS का हाइब्रिड प्रोडक्ट है और उनका NPS में 27 इयर्स का टाइम होराइजन है, जो कि उन्होंने क्लियरली बता रखा है, एक रिटायरमेंट का गोल के लिए वो कर रहे हैं। तो जो 20,000 की जो SIP कर रहे हैं, प्लस 8% का जो एनुअल टॉपअप कर रहे हैं, प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 19 लाख का जो पोर्टफोलियो है NPS में, वो करीबन 11 करोड़ के आसपास वो इकट्ठा कर रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज, 11 करोड़ 11 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं।
कॉर्पस बहुत बढ़िया है, टॉपअप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि अगर रिस्क ले सकते हैं प्योर इक्विटी में, तो एनपीएस को थोड़ा सा लेट को करके आप प्योर इक्विटी में निवेश करें, तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छी तरह से जनरेट हो पाएगा दीपाली जी। ऑल राइट, तो एनपीएस पर आपको यही सलाह है कि अगर हो सके आप प्योर इक्विटी में अपने आप को डाइवर्ट कर लें, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि जो टॉपअप आप सोच रहे हैं 12% का, उसको आप बढ़ाकर 15% तक ले जाएं, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, किस फंड को आप किस फंड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी ऋषभ जी ने आपको बताया। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप देखते रहिए योर मनी, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में, जहां पर हम आपको बताते हैं अपने एक्सपर्ट से जरिए निवेश की सही स्ट्रैटेजी। और अब एक बार फिर से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से सिद्धेश्वर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम। मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजे हैं, तो मैम मैं 20 ईयर्स के लिए अभी एसआईपी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैम मुझे अभी मेरा 6 फंड में एसआईपी चल रहा है, तो मेरा अभी रिसेंट अभी वैल्यू 9.5 लाख अराउंड, मैं लगभग 3 साल से मतलब 2.5 साल से अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक बार सर चेक करना है, और उसमें मेरा जो मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो लेके मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे इसी में बने रहना चाहिए कि मुझे इसको दूसरा फंड में एचडीएफसी या एडेलवाइज किसी में स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी 2 साल के 2 या 2.5 साल से मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे वोलेटिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कि दूसरा फंड से ये फंड मतलब बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऑल राइट, तो जिस तरह से सिद्धेश्वर जी ने बताया कि 2.5 साल पहले ही इन्होंने निवेश की शुरुआत की है ऋषभ जी, और अभी मंथली सिप ये कर रहे हैं 17,000 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू पहुंच गई है करीब 9.5 लाख के करीब, और ये सालाना स्टेप अप कर सकते हैं 10% का। और जो निवेश अवधि इन्होंने बताई वो 15 से 20 साल की है। अगर फंड सिलेक्शन के बारे में बात करें तो मुख्य तौर पर इनका जो कंसर्न है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेकर है। इनका ये कहना है कि अभी जो परफॉर्मेंस या फिर जो रिटर्न की उम्मीद ये कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रही है। ये चाहते हैं आपसे पूछना कि क्या मोतीलाल को ये एचडीएफसी मिड कैप में स्विच कर सकते हैं या नहीं। दीपाली जी देखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, वेल डाइवर्सिफाइड है, फंड्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत कम हमें इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ऐसे देखने को मिलते हैं कि उसमें बहुत सही तरीके से उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा होता है और कोई चेंज की जरूरत नहीं होती है। देखिए, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। देखिए, कुछ साल पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड फॉर द स्टार परफॉर्मर। ओके, ओवर द पास्ट 18 टू 24 मंथ्स, करीबन 18 से 24 महीने में मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर आप लार्ज कैप इंडाइसेस को देखें तो करीबन 10% 11% का ड्रॉडाउन दिखाई दिया है लार्ज कैप इंडाइसेस में, और मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडाइसेस है करीबन -15% टू -30% के रेंज में नेगेटिव रिटर्न्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने दिए हैं एट द इंडेक्स लेवल। ओके, सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज नो डिफरेंट, क्योंकि वो मिड कैप फंड है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि मिड कैप फंड शार्पली नीचे गिरेगा ही। और मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्टफोलियो है वो कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मगर बहुत ही अच्छा फंड है। कोई चेंज नहीं हुआ है मैनेजमेंट में, कोई फिलॉसफी में चेंज नहीं हुआ है, फंड मैनेजर में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो मेरे हिसाब से फंड इज वेरी गुड। हर एक फंड का एक साइकिल आता है दीपाली जी। फंड टाइम टू टाइम आउट परफॉर्म भी करता है, टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्म भी करता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, तो इट इज वेरी नेचुरल के ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स ग्रोथ ओरिएंटेड फंड इज यूजुअली अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स विल डू रियली वेरी वेल इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। सो मैं चाहूंगा कि कोई चेंज ना करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज अ ब्रिलियंट फंड, कीप इट द वे इट इज। हाँ, क्योंकि उनका सिर्फ 2.5 साल का समय हुआ है। अगर इन द नेक्स्ट बुल साइकिल में अगर आउट परफॉर्मेंस नहीं आया तो फिर से एक बार रिव्यू करके एक कॉल लिया जा सकता है, पर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है दीपाली जी। अभी मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंड रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स।
जो 17,000 का जो SIP कर रहे हैं प्लस 10% एनुअल टॉपअप प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू जो 9.5 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है वो करीबन 2 करोड़ के आसपास वो कंफर्टेबली वो इकट्ठा कर पा रहे हैं, मगर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो लेवल पे। तो सिद्धेश्वर जी, वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है, किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत फिलहाल इसमें दिखाई नहीं देती है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु मित्तल। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रखा है जिसमें मेरी कुछ SIP चल रही हैं, कुछ एक SIP 2018 से चल रही है। इसके अलावा मेरी एक SIP 2022 से चल रही है और 4 SIP मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट करी हैं, और जिसकी मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू अराउंड 8.62 लाख के अराउंड है। इसके अलावा मेरी NPS में 50,000 पर ईयर, सुकन्या समृद्धि में पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख है, LIC में मैं साल के 80,000 रुपये भरता हूँ, और EPF मेरा हर महीने का 1800 कटता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी बेटी की एजुकेशन, मैरिज और मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने एक कॉर्पस मतलब प्लान करने का सोचा हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ये मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या, और आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, बढ़िया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने उम्र के हर पड़ाव के साथ साथ अपना एक लक्ष्य यहाँ पर तय किया हुआ है। तो ऋषभ जी, इनकी उम्र की बात करें, 41 साल इनकी उम्र है। सिप की बात करें, 22,000 मंथली सिप ये कर रहे हैं, और अभी इसमें जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो करीब 8.5 लाख को पार कर चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने जो टारगेट रखा है, ये चाहते हैं कि 8 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 70 लाख का फंड इनको मिल जाए, 15 साल में बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 50 लाख, 17 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उस वक्त इनके पास 2 CR का कॉर्पस हो। फंड में इन्होंने निवेश किया है, साथ ही साथ इनका एक मुश्त निवेश भी देखने को मिल रहा है। तो क्या राय है आपकी तरफ से? दीपाली जी, उनका गोल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है। पहले मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स उन्होंने सेम AMC से रखे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 50% से ऊपर उनका पोर्टफोलियो ICICI AMC में एलोकेटेड है। अभी क्या होता है ना दीपाली जी, जब भी हम ओवर एक्सपोजर लेते हैं एक AMC में, पर्टिकुलरली इक्विटी फंड्स में, हमने ऐसे भी AMCs देखे हैं कि उनके काफी सारे फंड्स, इवन तो दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज दीपाली जी, भले वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, हमने ऐसे भी AMCs देखे हैं कि एक साथ सारे के सारे फंड्स अंडर परफॉर्म किए हैं। तो मेरे हिसाब से टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क, मैं चाहूंगा कि हर एक AMC से सिर्फ एक फंड रखे, हर एक कैटेगरी से सिर्फ एक फंड रखे। ओवर एक्सपोजर हर एक कैटेगरी में ना करे, ओवर एक्सपोजर हर एक AMC में ना करे। दिस इज माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से उनके लिए बनते नजर आ रहा है। नंबर 1, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करे। नंबर 2, HSBC वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें। और नंबर 4, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में निवेश करें। ये 4 फंड की ही जरूरत है। 25% एलोकेशन रखे, इक्वल एलोकेशन रखे। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत अच्छी तरह से ही विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी उनके मैं गोल पे आ जाता हूँ। जैसे आपने भी बताया कि उनके 3 गोल्स है। एक 8 साल के बाद उन्हें 70 लाख चाहिए, 50 लाख 15 साल के बाद चाहिए, और 2 करोड़ 17 इयर्स के बाद चाहिए। ओके, तो जो करंटली जो 22,000 की जो SIP कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें उनके तीनों गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। 3 अलग अलग SIP स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1, देखिए, क्योंकि एक 8 साल का गोल है, तो मैं रिटर्न्स भी थोड़ा सा मैं मॉडरेट रिटर्न्स ले रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% रिटर्न्स फॉर 8 इयर्स। अगर उन्हें 70 लाख अचीव करना है तो 50,000 की SIP करनी पड़ेगी। नंबर 2, 15 साल और 17 साल के लिए 12% में कंपाउंडिंग रिटर्न्स अज्यूम कर रहा हूं मैं। 15 साल का जो लक्ष्य है, जो 50 लाख का जो लक्ष्य है, उसके लिए 10,000 की मंथली SIP करनी पड़ेगी। और जो 17 इयर्स का जो लक्ष्य, 2 करोड़ का जो लक्ष्य है,
वो लक्ष्य अचीव करने के लिए 30,000 का SIP करना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर अगर मैं ये तीनों SIP स्ट्रैटेजीज को ऐड इन कर लेता हूं मैं, तो 90,000 का SIP पर मंथ करना पड़ेगा, तो ही वो अपने तीनों गोल्स को कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। 22,000 से अनफॉर्चुनेटली वो अपना ये लक्ष्य जो 3 लक्ष्य क्लियरली जो बताया है वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना और ईपीएफ में कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? एब्सोल्युटली रखना चाहिए, कंटिन्यू द वे इट इज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो LIC का जो पॉलिसीज जो है, आई जस्ट होप कि जो LIC की पॉलिसी से प्योरली फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से LICs में निवेश कर रहे तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट प्योरली फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू 100% कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑल राइट। तो सर वक्त हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ आप योर मनी में शामिल हुए, साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल पूछते रहे। तो फिलहाल के लिए इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स।